बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेशन जैसे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन सेक्शन 2H में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई भी एग्रीमेंट जो एनफोर्स किया जाता है लॉ के द्वारा कोर्ट में उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सो एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि ऑफर किसी को देना सबसे पहले, और फिर वो जो ऑफर को एक्सेप्ट कर ले वो एक एग्रीमेंट बन गया। सेक्शन 2E में जो लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2E में। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट तो बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो है किसी ने ऑफर दिया अगले बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एक एग्रीमेंट बन गया दो बंदों के बीच में, ए और बी के बीच में वो एक एग्रीमेंट बन गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना? वो एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिएबल होता है कोर्ट में तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल ए जो है एग्री करता है बेचने के लिए बी को एक कार 2 लाख की, और बी जो है एक्सेप्ट भी कर लेता है, इट इज़ एन एग्रीमेंट। तो ये दोनों के बीच में फ्री कंसेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। दोनों की सूझबूझ से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक एग्रीमेंट हुआ है। तो व्हेन, अब एग्रीमेंट तो बन गया दोनों में। व्हेन दिस एग्रीमेंट, जब ये एग्रीमेंट जो है लीगली एनफोर्सिएबल होगा, जब ये लीगली एनफोर्सिबल, फॉर एग्जांपल अगर ए रिफ्यूज़ कर देता, मना कर देता है डिलीवर करने के लिए कार बी को, देन वो स्यू कर सकता है कोर्ट में, वो लीगली एनफोर्सिबल कर सकता है उस एग्रीमेंट को। तो उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जब लीगली एनफोर्सिबल कोई भी एग्रीमेंट जो है कोर्ट में हो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो नेचर क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? लीगल करैक्टर। इसका करैक्टर कैसे है? लीगल करैक्टर है। तो लीगल करैक्टर ऐसे है इसका कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है इज़ नॉट जस्ट मॉरल प्रॉमिस। कॉन्ट्रैक्ट को हम मॉरल प्रॉमिस नहीं बोल सकते। अगर कोई मॉरल प्रॉमिस जो है कोई करता है किसी के साथ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर कोई मॉरल प्रॉमिस करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे व्हाट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। मगर अगर कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन करता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगली बाइंडिंग उसकी एब्लिगेशंस होगी। दोनों पार्टियों में ए और बी में वो लीगली बाइंडिंग होगा, उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री कर दी होगी, तो वो लीगल करैक्टर है। तो मॉरल प्रॉमिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल जैसे मदर जो है, बच्चा जो है रोज़ ही मदर को बोलता है कि मदर बोलती है बच्चे को कि चलो आज तुम होमवर्क कर दो तो मैं तुम्हें उसके बदले शाम को टॉफ़ीज़ दूंगी। तो बच्चा जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफ़र को बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये दोनों में, मदर और बच्चे में ये एग्रीमेंट हो गया। मगर क्या हम इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट में? नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉरल प्रॉमिस है। सोशल सोशल करैक्टर है इसका। इसका करैक्टर कैसे हो गया? सोशल हो गया। मगर वही अगर एग्रीमेंट कोई ए ने जैसे बी को किया गाड़ी के लिए, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट जो है हो गया। अब ये एग्रीमेंट जो है, अगर ए जो बोलता है कि मैं बी को नहीं दूंगा गाड़ी, जहाँ दोनों एक दूसरे को रिफ्यूज़ हो जाता है, एक दूसरे को मना कर देते हैं, तो ये फिर लीगली एनफोर्सिबल होगा कोर्ट में। तो लीगल करैक्टर, इसका मतलब हुआ कि इसका कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? लीगल करैक्टर है। ये लीगली एनफोर्सिबल है कोर्ट में, ना कि इसका सोशल सोशल करैक्टर नहीं है, ये लीगली एनफोर्सिबल है। तो वॉलंटरी इन नेचर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, जो नेचर इसका कैसा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों पार्टियां जो हैं वो एंटर होती हैं अपनी मर्जी से, फ्री कंसेंट होता है, फ्री एग्रीमेंट होता है उनका।
दोनों जो पार्टीज़ हैं वो फ्री कंसेंट से ब्लंटरली वो कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं। पार्टीज एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट बाय फ्री कंसेंट, तो अपनी मर्जी से दोनों एंटर होती हैं। तो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मीन्स क्रिएट्स राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन पार्टीज। दोनों पार्टीज में दोनों पार्टीज के बीच में रेसिप्रोकल रिलेशन है। अगर एक की राइट है तो दूसरे की ड्यूटी है। अगर ए ने बी को दिया है तो दोनों की सेम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकता इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है दोनों का, ए और बी दोनों का एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है नेचर कॉन्ट्रैक्ट में। तो ओब्लिगेशन एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ओब्लिगेशंस क्या है, जैसे वन पार्टी जो है डिफ़ॉल्ट है, अदर कैन अप्रोच द कोर्ट। तो अगर एक पार्टी मना कर देती है, रिफ्यूज़ कर देती है कि मैं नहीं दूंगा आपको, जो दो एग्रीमेंट हुआ है दोनों में, तो अब एक पार्टी मना कर रही है कि मैं नहीं दूंगा, तो दूसरी पार्टी जो है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकती है। तो ये ऑब्लिगेशन एनफोर्सिबल बाय लॉ है कि जो दोनों के बीच में ऑब्लिगेशन हुई थी उनको एनफोर्स किया जा सकता है एक पार्टी के द्वारा कोर्ट में, जिसको जिसको लग रहा है कि उसके साथ जो है डिफ़ॉल्ट हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। फॉर एग्जांपल एक्स ने हायर किया वाई को, एक्स ने हायर किया बायर को कि एक घर बनाना है तुमने, बिल्ड ए हाउस। तो एक्स जो है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पे करे मनी। एक्स की फिर ड्यूटी बनती है कि वो वाई को पे करे मनी। तो वाई की भी ड्यूटी बनती है कि वो घर बना के दे। तो दोनों की क्या है, ओब्लिगेशन है एंड लीगल ओब्लिगेशंस बन गई कि दोनों की ड्यूटी बनती है एक दूसरे के प्रति, कि अगर उसने एक्स ने उसको पैसे दिए हैं तो वाई का भी फर्ज बनता है कि वो उसको घर बना के दे। कि दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो यही हुआ कि एक जो है पैसे देगा और दूसरा उसको घर बना के देगा। अगर एक ने पैसे दे दिए, एक्स ने पैसे दे दिए, तो भाई जो है भाई घर नहीं बना के दे रहा, तो एक्स जो है कोर्ट में स्यू कर सकता है। कोर्ट में वो लीगली एनफोर्स कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट उसका, क्योंकि टूटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसेंशियल मतलब जरूरी क्या बातें हैं इसमें, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी क्या क्या बातें हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक वैलिड जो है कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 एसेंशियल्स क्या है इसके, ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस। वन पार्टी जो है ऑफर करती है तो अदर जो है एक्सेप्ट करती है। अगर कोई ऑफर ही नहीं करेगा तो एक्सेप्ट कैसे होगा, तो एक पार्टी को ऑफर करना पड़ेगा और दूसरी जो है एक्सेप्ट कर लेती है, तो तभी एक जो है एग्रीमेंट बनेगा। देन तभी एक एग्रीमेंट बनेगा। तो जैसे केस है कार्लेर वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बार। तो इस केस में 1893 में जो केस हुआ था, कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बार। तो ये जो है एक कंपनी एडवर्टाइज्ड ए रिवॉर्ड फॉर यूजिंग स्मोक बार, कि एक कंपनी ने एडवर्टाइज किया, तो एक कंपनी ने एडवर्टाइज किया कि रिवार्ड किया कि यूजिंग ए स्मोक बार, की जो उन्होंने स्मोक बार बनाई हुई है अगर उसको कोई यूज़ करेगा तो हम उसको रिवार्ड देंगे। क्या देंगे, हम उसको रिवार्ड देंगे, कुछ पैसे रिवार्ड रखो, जैसे 1000 पाउंड जो है, जो 100 पाउंड जो है वो रिवार्ड देंगे अगर जो स्मोक बार को कोई यूज़ करेगा। तो मिसेस कॉर्लेज ओपन उनका जो रिवार्ड था, ऑफर जो था उनका, वो ओपन ऑफर था। ओपनली उन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाली थी, तो ओपन ऑफर उनका था। तो मिसेस कार्लिन ने भी जब सुना ये बात को, तो उसने यूज़ किया स्मोक बाल को, उन्होंने यूज़ किया तो वो बीमार पड़ गई। पर इन्होंने कंपनी वालों ने बोला था कि कोई पूरी श्योरिटी दी थी कि कोई बीमार नहीं होगा, तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो उनको 100 पाउंड्स जो है रिवार्ड में देंगे, अगर कोई बीमार हो जाता है उनकी बाल को यूज़ करके। तो मिसेस कार्लिन ने जब यूज़ किया बाल को तो बीमार पड़ गई, तो फिर उन्होंने क्लेम किया रिवार्ड के लिए। तो कोर्ट ने
स्यू किया उन्होंने कोर्ट में उन्होंने लीगली एनफोर्स किया इस रिवार्ड को, इस ऑफर को लीगली एनफोर्स किया मिसेस कार्लिन ने कोर्ट में जाके। तो हेल्ड इट वाज ए वैलिड ऑफर, तो कोर्ट ने बोला कि ये एक वैलिड ऑफर है और एंड एक्सेप्टेंस कि वैलिड ऑफर किया कंपनी ने और एक्सेप्ट किया मिसेस कार्लिल ने। तो जो को इन्होंने केस लगाया है, जो इन्होंने एनफोर्स किया है कोर्ट में कि मिस मुझे रिवार्ड चाहिए, तो उनको रिवार्ड जो है मिलना चाहिए, क्योंकि ऑफर हुआ है जो वो ओपनली ऑफर हुआ है, बकायदा एडवर्टीजमेंट इसकी निकाली गई थी। तो ऐसे ऑफर जो हैं वो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वन पार्टी द अदर एक्सेप्ट जब हो जाता है तो वो रिवार्ड के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन क्या है कि इसकी एक और एसेंशियल क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन, दोनों पार्टीज में लॉफुल कंसिडरेशन होती है। समथिंग इन रिटर्न मीन्स समथिंग इन रिटर्न, अगर ए जो है ए ने कोई ऑफर दिया तो बी ने एक्सेप्ट किया, तो जो ए ने कुछ दिया और बी ने भी कुछ लिया उससे, तो ये दोनों के बीच में क्या बन गया, एक कंसिडरेशन बन गई कि अगर ए ने बाइक दी है बी को 20,000 की, तो बी ने उनको उसके बदले पैसे दिए हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन, कि दोनों की कंसिडरेशन, दोनों को एक दूसरे को, एक को बाइक मिली है तो एक को पैसे मिले हैं। तो ये जो है सेक्शन 2D में लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल ये है कि प्रॉमिस टू सेल अ बाइक फॉर 50,000, कि प्रॉमिस सेल करना बाइक को 50,000 में, 50,000 में, और बी ने प्रॉमिस किया कि पे करना 50,000 के। तो दोनों दोनों के बीच में हुआ है, एक ने बाइक दी है और एक ने पैसे लिए हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ है, तो इसको बोलेंगे कि लॉफुल कंसिडरेशन होती है, दोनों को कुछ ना कुछ मिलता है, अगर एक ने चीज़ दी है तो दूसरे को उसके बदले पैसे मिले, तो ये हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो इंटेंशन इसमें अगर कोई आता है तो उसका इंटेंशन होता है कि लीगल रिलेशनशिप, उन दोनों पार्टीज में क्या होता है, लीगल रिलेशनशिप बन जाता है, वो उनका पहले से ही ये इंटेंशन होता है कि उन्होंने लीगल रिलेशनशिप बनाना है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में वो आते हैं। तो सोशल एग्रीमेंट्स जो हैं आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो जैसे सोशल एग्रीमेंट है उनको उनको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट की एक एग्जांपल है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल, उनकी लीगल रिलेशनशिप है, मगर सोशल एग्रीमेंट जो है उनको हम लीगली एनफोर्स नहीं कर सकते हैं, नॉट एनफोर्स, उनको नहीं कर सकते हैं कोर्ट में। तो जैसे वेल्फोर वर्सेस वेल्फोर 1919 केस हुआ था हस्बैंड वाइफ का, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था मेंटेनेंस के लिए वाइफ को, बट कोर्ट ने हेल्ड किया था डोमेस्टिक प्रोमिस, कि ये दोनों के बीच में घर के अंदर बैठ के प्रॉमिस हुआ था और इसके कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बने, कोई इसको लीगली एनफोर्स नहीं किया गया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सोशल एग्रीमेंट है, नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल एग्रीमेंट है दोनों का। तो इससे जो है वेलफेयर को कोई भी मतलब कोई भी उनको बेनिफिट नहीं हो सकता। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, तो दोनों बंदे जो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसको माना जाएगा कि कैपेसिटी होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ में, कि दोनों जो हैं, अगर ए जो है उसमें कैपेसिटी, अगर ए जो है बाइक ले रहा है तो उसको उसके अंदर लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और बी को दे रहा है तो उसको, दोनों के बीच में फुल कैपेसिटी है। पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट होने चाहिए, जिस सेक्शन 11 में लिखा गया है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। तो जैसे इसमें क्या है, मेज़र 18+ दोनों पार्टियाँ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कि क्योंकि मेज़र 18+ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए दोनों पार्टियों को, और नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, और कोई भी कानून को डिसक्वालीफाई नहीं करना चाहिए दोनों पार्टीज ने।
तो दोनों का पार्टी जो हैं कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। और सबसे पहले मेजर होनी चाहिए, 8 माइनर नहीं होनी चाहिए, 18+ होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और दोनों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसके अंदर बात क्या है, सभी को पता होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट एग्रीमेंट जो है फ्री एग्रीमेंट होना चाहिए। कंसेंट जो है मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, दो पार्टीज के बीच में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए किसी दूसरे बंदे का, कि किसी दूसरे बंदे के प्रभाव में आकर कोई जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कोई चीज़ नहीं इनमें से होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई जोर ज़बरदस्ती, कोई फ्रॉड, धोखेबाजी, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। आप आमने सामने चीज़ें जो हैं एक दूसरे को साफ क्लियर होनी चाहिए, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट, क्या है, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट है। लॉफुल ऑब्जेक्ट कैसे है कॉन्ट्रैक्ट, एक कि ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इलीगल, इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कि कोई भी जो बात है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो लीगल होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी को तोड़ने वाला नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल पर्से वर्सेस ब्रूक्स जो है 1866 में एक कोच हायर किया गया था कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमोरल पर्पस के लिए, हेल्ड बॉयड, उसको क्या बॉयड माना गया था, नल माना गया था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है इमोरल नहीं होना चाहिए, वो लीगली बाइंडेड होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, उसमें इमोरलिटी नहीं होनी चाहिए। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, तो दोनों के बीच में सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए परफॉर्मेंस में दोनों की। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्टेन और पॉसिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, प्रॉमिस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई इज वॉइड, कि अगर कोई झूठ मूठ में किसी को बातें बता रहा है कि मैं जो है ब्रिंग कर सकता हूँ स्टार को स्काई से, तो ये बात तो बनेगी नहीं। मैं चांद ला सकता हूँ ज़मीन पे, तो ये बात तो बनेगी नहीं है। ये तो हो गई सुपरस्टिशियस बात, धोखेधड़ी की बात। तो जो बात नहीं हो सकती है वो नहीं करनी है, साफ सुथरी क्लियर बात होनी चाहिए। तो नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, तो कैसे, शुड नॉट फॉल अंडर एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, तो जो ऑलरेडी पहले से ही एक्सप्रेस हैं कि ये वॉइड हैं, ये नहीं हो सकते हैं, नल हैं, ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये नल हैं, तो वो नहीं हो सकता। जैसे सेक्शन 24 से लेकर 30 तक बताया गया है कि नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ, तो इनमें अंडर, इसके अंडर नहीं होने चाहिए। तो टाइप्स, टाइप्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, सबसे पहली टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, तो इसके अंडर आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे वैलिड में बताया गया है, फुलफिल ऑल इसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक सही कॉन्ट्रैक्ट की सारी इसेंशियल को पूरा किया जाए। एग्जाम्पल, ए ने एग्री किया टू सेल बाइक वी को 50,000 में, तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, वैलिड एग्रीमेंट हुआ है कि ए जो है पैसे दे रहा है बाइक के बी को। तो वाइड, वाइड कैसे हो गया, नल कैसे हो गया, कि वाज वैलिड इनिशियली बट बिकम्स अनफोर्सेबल लेटर, पहले तो वो वैलिड था जब किया गया था कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पहले एग्रीमेंट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो एग्री जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो पहले तो वैलिड था, सही था, बट बाद में क्या हुआ, अनएनफोर्सेबल हो गया। वो कैसे हो गया, फॉर एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्ट गुड्स टू ए कंट्री दैट, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोर्ट की जाती है सामान को किसी कंट्री में, दैट
दैट लेटर गेट्स बैंड। तो एग्जाम्पल, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपोर्ट हुआ था, एक्सपोर्ट करने का, गुड्स को, सामान को भेजने का टू ए कंट्री में, तो लेटर गेट्स बैंड, तो वो बैन हो गया बाद में, वो सामान जो है बेचा नहीं जा सका। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड तो था, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट तो अच्छे से हुआ था, मगर बाद में जो बैन हो गया कि नहीं बेचा जा सकता, गवर्नमेंट के द्वारा ये बैन कर दिया गया, तो ये अनएनफोर्सिएबल है, क्योंकि ए बेचने वाले की भी उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जब दोनों मतलब ए पार्टी की मिस्टेक ही नहीं कोई भी, तो अनएनफोर्सिएबल है, क्योंकि उसकी गलती नहीं, वो तो देना चाहता है, मगर बैन हो गया तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। तो वाइडेबल, तो वाइडेबल क्या हो गया? वाइडेबल मीन्स वैलिड, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड अनटिल वन पार्टी अवॉइड्स इट, तो तब तक ये वैलिड होगा जब तक जो है एक पार्टी जो इसको अवॉइड नहीं करेगी, तब तक ये वैलिड है। तो जैसे केस था रंगा नायकामा वर्सेस अल्वर सेठी 1889, तो कंसेंट हुआ था, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, ऑब्टेन अंडर कोर्शन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, तो कोर्शन दबाव, जोर जबरदस्ती, दबाव के तहत जो है मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल कर दिया गया था कि दबाव से ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा है, जोर जबरदस्ती से ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया जा रहा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है बाद में वाइड हो गया कि वैलिड अनटिल वन पार्टी अवॉइड्स इट, तो जब तक ये वैलिड है, जब तक आगे एक पार्टी जो है उसको अवॉइड नहीं करती, मना नहीं कर देती। तो अगर ए ने किसी को चीज़ दे रहा है कोई, तो बी जो है ज़बरदस्ती बोल रहा है, ए दे रहा है जैसे किसी को कि मैं 20,000 लूँगा तुमसे, तो बी जो है बोल रहा है नहीं मैं 10 ही दूंगा, तो वो उसको गन बताएगा कि नहीं तुम्हें 10 में ही देना पड़ेगा, तुम 20 में नहीं दे सकती हो, तुम 10 में ही दोगे, तो ये जो है ए उसको मना कर देता है कि मैं तुम्हें क्यों दूँ 10 में, मैंने तो 20 में देना है, तो ए जो है उसको अवॉइड कर देता है कि मैं नहीं दूंगा, तो इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोलेंगे कि वॉइडेबल, कि वो वॉइडेबल हो गया ए के द्वारा, बी जबरदस्ती उससे लेना चाहता है मगर ए उसको देना नहीं चाहता। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं? फॉरबिडेड बाय लॉ, जो कानून नहीं मानता, कानून जिनको नहीं मानता, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्मगलिंग ड्रग्स, कि अगर कोई स्मगलिंग करता है ड्रग्स की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसको गवर्नमेंट नहीं मानती है, ये फॉरबिडन बाय लॉ है, मना किया हुआ है इसका लॉ के द्वारा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। अनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट, तो अनफोर्सिएबल जिनको हम फोर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी फोर्स्ड ड्यू टू टेक्निकल डिफेक्ट्स, जैसे मिसिंग स्टैम्प ड्यूटी, कोई मिस हो गई है स्टैम्प की ड्यूटी, तो टेक्निकल इशू आ गया है, तो उसको हम फोर्स नहीं कर सकते, जैसे किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो उसमें कोई उसने पूरा सब कुछ पढ़ लिया था, तो एक स्टैम्प नहीं थी उसमें, तो जब उन्होंने लीगली एनफोर्स करवाया बी पार्टी ने, तो ए के पास था, जब उसको लीगली एनफोर्स करवाया गया, तो कोर्ट में ये प्रूफ हुआ कि इसमें तो भाई स्टैम्प ही नहीं है, ये तो विदाउट स्टैम्प था, ये तो पूरा सही नहीं है, तो ये एनफोर्सिएबल है कॉन्ट्रैक्ट है, ये फोर्स में नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो थी इसमें क्लियर नहीं थी, पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है क्लियर नहीं थे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो सबसे पहले हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, कि कैसे कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माने जाएंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि कैसे कैसे वैलिड है। फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो नल माने गए थे, कि नल कैसे, अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है सामान, तो भेज रहा है वो, मगर बैन हो गया वो सामान, उसमें उसकी कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो वो वॉइड माना जाएगा बाद में, तो वो अनएनफोर्सिएबल है, उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में। तो नेक्स्ट वॉइडेबल था इसमें थर्ड नंबर पे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है
कैसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल हो जाते हैं। जैसे कोई क्रिएशन से जोर ज़बरदस्ती से किसी को कोई मनवा रहा है अपनी बात। अगर किसी ने 20 रुपए का सामान बेचना है तो कोई बोल रहा है मुझे 10 का ही चाहिए, तो गन उसके सिर पे रख देता है कि नहीं मैंने 10 का ही लेना है, तो वो वाइडेबल माना जाएगा। जिसने 20 का देना उसने 20 का ही देना, तो वो वाइडेबल माना जाएगा, वो गलत है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट, स्मगलिंग जैसी चीज़ें, तो ये भी वाइडेबल है। अनएनफोर्सिएबल तो मीन्स अगर कोई मिसिंग है स्टैंप, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पूरा, तो पूरी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को देखा ही नहीं गया, तो उसमें सिग्नेचर हुए ही नहीं है या स्टैंप हुई लगी ही नहीं है, तो वो भी बंदे के साथ धोखा ही हो गया जिसने बनवाया ये कॉन्ट्रैक्ट। तो देख सुन के ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने चाहिए। तो मिसिंग है तो एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता कोर्ट में, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें उसकी गलती है जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन की वजह से कैसे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेस जो हम बोल के बता सकते हैं, एक्सप्रेस करके इन वर्ड्स में, या रिटन और स्पोकन, रिटन भी हो सकता है या स्पोकन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, तो जैसे एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट करते हैं तो वो रिटन फॉर्म में भी किया जाता है, तो जहाँ स्पोकनली भी बोल सकते हैं। कोई कंपनी में अगर कोई लग रहा है तो स्पोकनली बोल सकते हैं आप कल से आ जाना कंपनी में, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है कि बोल के बता दिया या लिख के बता दिया। इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में क्रिएटेड कंडक्ट ऑफ पार्टीज, तो इसमें कंडक्ट तो होता है दोनों पार्टीज का। एग्जाम्पल जैसे बोर्डिंग अ बस, जैसे कोई बंदा ए पार्टी जो है बस में चढ़ी, तो इम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट टू पे, तो उस पर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट जो है लागू हो गया कि उसको जो है फेयर देना ही पड़ेगा, किराया उसका देना ही पड़ेगा। तो ये मतलब ऑटोमेटिकली इम्प्लॉय हो गया क्योंकि उसने गाड़ी पे चढ़ा, गाड़ी चलाने वाला तो गाड़ी चला रहा है, तो किराए आगे जो चढ़ा है गाड़ी पे तो उसका फर्ज बनता है उसको किराया देना। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया, ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो इम्पोज बाई लॉ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पोज बाई लॉ, लॉ के द्वारा इम्पोज किया जाता है। प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, जो रोकता है अनजस्ट एनरिचमेंट को। सेक्शन 68 से लेके 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। क्वासी मतलब हाफ, कि हाफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल 1962, कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड मटेरियल विदाउट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट यूज्ड इट, कोर्ट ऑर्डर पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में ना तो कॉन्ट्रैक्ट इसमें एक्सप्रेस हुआ है, ना किसी ने बोला है, ना किसी ने लिख के दिखाया है, ना किसी ने इम्प्लाई किया है किसी पे। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब आधा कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर जो था जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसने सप्लाई किया मटेरियल विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया था उसने, रिटन कोई कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना था दोनों पार्टीज में, तो उनने मटेरियल जो है गवर्नमेंट को दिया था सप्लाई। जैसे सप्लाई करते हैं ना गवर्नमेंट को मटेरियल देते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन नहीं किया था, गवर्नमेंट को मटेरियल दिया और गवर्नमेंट ने उसको यूज़ भी कर लिया। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया पेमेंट के लिए, कोर्ट ने ऑर्डर किया पेमेंट के लिए क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट मिलनी चाहिए। अब गवर्नमेंट अगर उसको पैसा नहीं दे रही है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं दे रही है, तो उसने केस करना है कोर्ट में। जैसे किसी ने उसने कोर्ट में केस करना है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ था दोनों के बीच में, साइन साइन नहीं हुआ था, तो फिर भी उसका एक दायित्व बनता है कि वो उसको पैसे दे। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, तो थर्ड नंबर पे है कि परफॉर्मेंस के बेस पे, तो परफॉर्मेंस के बेस पे एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्जीक्यूटेड मतलब बोथ पार्टीज हैव परफॉर्म्ड देयर ऑब्लिगेशन, कि दोनों पार्टीज जो हैं
परफॉर्म कर रही हैं अपनी ओब्लिगेशंस को। जैसे सेल ऑफ गुड्स जो है कंप्लीटेड विद पेमेंट, कि सेल ऑफ अगर गुड की है तो वो कंप्लीट कैसे हुई, पेमेंट से। पेमेंट मिली तो सेल ऑफ गुड्स मिला। तो एग्जीक्यूट, कि दोनों पार्टी के बीच में ये एग्जीक्यूटेड हुआ। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब परफॉर्मेंस इज पेंडिंग। परफॉर्मेंस इसमें जो है पेंडिंग है। इसमें बोथ पार्टी जो हैं परफॉर्म कर रही हैं, दोनों पार्टी परफॉर्म कर रही हैं, अपनी ओब्लिगेशंस को मान रही हैं, जो दोनों पार्टी में ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई हैं उसको मान रही हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस दोनों की नहीं हो रही है अच्छे से, परफॉर्मेंस पेंडिंग है। जैसे ए ने एग्री किया डिलीवर करने के लिए गुड्स को नेक्स्ट मंथ। ए ने बोला कि नेक्स्ट मंथ तुम मुझे जो है डिलीवर कर देना कोई सामान। तो बी ने जो है पे किए, पे लेटर। तो बी जो है पैसे जो है बाद में दे रहा है। तो ए जो है एग्री टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट मंथ। ए मान गया है कि वो डिलीवर कर देगा गुड्स को नेक्स्ट मंथ। और बी जो है टू पे लेटर, बी जो है इसको पे बाद में करता है। तो उसमें जो है परफॉर्मेंस जो है बी की वो पेंडिंग है, सही नहीं है। अगर ए ने सामान दिया है तो बी को भी उसी वक्त उसको पैसे देने चाहिए। तो परफॉर्मेंस इसमें जो है पेंडिंग है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एग्जीक्यूटेड दोनों ने एक दूसरे की बात मानी है। सेल ऑफ गुड्स हुआ है, कंप्लीट हुआ है विद पेमेंट के साथ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलेटरल मतलब ओब्लिगेशन ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड ही जो है, बाय मतलब टू, तो दोनों साइड ही जो है ओब्लिगेशन जो है होंगी। फॉर एग्जाम्पल ए जो एग्री करता है सेल करने के लिए बी को, ए एग्री करता है सेल करने के लिए बी को, और बी एग्री करता है टू पे, बी भी मान जाता है कि वो उसको पे करेगा। तो ये हो गई दोनों साइड से ओब्लिगेशंस पूरी। तो यूनिलेटरल क्या हो गया, ओब्लिगेशन ऑन वन पार्टी ओनली, कि यूनि मतलब वन, यूनि का मतलब ही वन होता है, वाई का मतलब ही टू होता है। तो यूनि मतलब वन, तो एक पार्टी दे रही है तो दूसरी पार्टी माने। फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फाइंडिंग लॉस्ट डॉग। तो रिवॉर्ड रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का कि फाइंडिंग लॉस्ट डॉग, कि लॉस्ट डॉग को ढूंढो। तो ये रिवॉर्ड रखा हुआ है। तो ओब्लिगेशन ऑन वन पार्टी ओनली, एक पार्टी की तरफ से ही ओब्लिगेशन हुई हैं कि एक पार्टी ने रिवॉर्ड रख दिया है। तो आगे नेक्स्ट कोई पार्टी बोली ही नहीं है। तो केस स्टडीज एग्जाम्पल, जैसे अब केस, इसमें चार टाइप की क्या थी, फोर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेस में इसमें चार थे, वैलिड, वाइड, वाइडेबल, इलीगल और अनएनफोर्सेबल। चार थे, पांच थे। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन के बेस पे जो थे तीन थे, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और क्वासी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस पे टू थे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी पे टू थे, बायलेटरल, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो केस स्टडी जैसी है इसकी, कार्लेर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाल्व। तो 1893 में इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हुई थी एडवर्टाइजमेंट से, कि ऑफर जो था वो था कि एडवर्टाइजमेंट की थी इसमें कार्लेज बाल में, जैसे ऊपर मैंने बताया। तो ऑफर भी हुआ था और आगे वाले मिसिस कार्लेज ने एक्सेप्ट भी किया था। तो वो जब बीमार पड़ गई थी तो फिर उसने कोर्ट में स्यू किया था, तो उसको जो है उसके बदले उसको 100 पाउंड जो है मिले थे। वेलफुल वर्सेस वेलफेयर 1919। तो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, इसमें कोई वेलफेयर का कोई लीगल रिलेशन नहीं था, इसमें इंटेंशन ही नहीं था, क्योंकि घरों में इंटेंशन ही नहीं होता कि लीगली कोई बाइंडिंग करे। तो कोई रिटर्न कार्रवाई हुई नहीं थी इसमें, लीगल इंटेंशन ही नहीं था। तो मिसिंग डोमेस्टिक एग्रीमेंट, तो ये क्या था, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था जो कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में।
एग्जाम्पल जैसे रिवॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फाइंडिंग लॉस्ट डॉग। अच्छा जी ऊपर वाला। तो थर्ड नंबर मोहारी बीबी वर्सेस दामोदर दास घोष 1903। तो मोहारी बीबी जो है वर्सेस दामोदर दास घोष में ये केस था, जैसे माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एवनिशियो। वाइड एवनिशियो का मतलब है कि शुरू से ही वाइड है, शुरू से ही वो नल है, शुरू से ही जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तो वो शुरू से ही वो इसीलिए वाइड एवनिशियो है क्योंकि 18 के नीचे का लड़का था, 18 से नीचे का लड़का था, 18 प्लस नहीं था। तो माइनर था लड़का, तो उसने जब कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने जब दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो पैसे भी उसने हालांकि ले लिए थे, कुछ पैसे भी उसने सेकंड पार्टी से ले लिए थे। तो उसके बाद जो है जब माइनर की मदर को पता चला कि मेरे बेटे ने जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो उसकी मदर ने कोर्ट में केस किया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये नल है, ये वाइड है। तो माइनर के हक में फैसला हुआ क्योंकि जो माइनर था 18 से कम था, तो 18 से जो कम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड माना जाएगा, नल माना जाएगा। तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, कंसिडरेशन इज नेसेसरी। तो कंसिडरेशन मतलब अगर ए ने बी को पैसे दिए हैं तो बी को भी ए पैसे देने के बदले मोटरसाइकिल जो है बाइक मिलनी चाहिए, तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो व्हाट प्रोमिसली स्टॉप्ड में अप्लाई। तो जब प्रोमिसली स्टॉप्ड होगी कंसिडरेशन तो में अप्लाई होगी। तो हेडले वर्सेस वेलेक्सेंडेल 1854। तो डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच। तो डैमेजेस जो हुए हैं केस ऑफ ब्रीच में, ब्रीच केस को जो भंग किया गया है, शुड बी फोरसीएबल, शुड बी फोरसी शुड बी फोरसीएबल। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी वाइल लॉ होता है। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर दिया किसी ने किसी को, तो उसने आगे वाले बंदे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो बन गया एक एग्रीमेंट, वो बन गया एक एग्रीमेंट। तो वो ही एग्रीमेंट जब एनफोर्स किया जाता है कोर्ट में, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो इसकी इसेंशियल्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ऑफर, एक्सेप्टेंस होती है, कंसिडरेशन होती है, इसमें कॉम्पिटेंसी होती है, कंसेंट होता है, लीगल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो टाइप्स इसकी हैं वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी, एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटरी, वायलेटरल, यूनिलेटरल। तो ये इसकी टाइप्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।